नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत और बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। और अहम खबर सामने आ रही है श्रीनगर से, जहां पर आपको बताते हुए चले कि श्रीनगर गढ़वाल में पूर्व सैनिकों ने भारत की सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोरदार जश्न मनाया। नगर क्षेत्र में एकत्र होकर सैनिकों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। पूर्व सैनिक जितेंद्र धिड़वाड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने भारतीय सेना की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि सेना दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई करने में सक्षम है। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने चारधाम यात्रा पर आ रहे यात्रियों को भी मिठाई खिलाकर इस सफलता को साझा किया। पूर्व सैनिकों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया है। इस कार्रवाई का जश्न मनाया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर के जो उत्साह है वो आप इस तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए चले कि पूर्व सैनिकों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया है। सैनिकों के काबिलियत को सराहा गया है और पाकिस्तान पर किए गए इस हमले को लेकर के जोश बढ़ाते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी की जा रही है। जो समय हम देखते हैं कि दीपावली के मौके पर जो खुशियां देखने को मिलती है, जो आतिशबाजी देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं दीपावली इस वक्त देश के अंदर मनाई जा रही है, जहां चारों तरफ आतिशबाजी करके लोग अपने खुशियों का इजहार कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों की तरफ से इस जोरदार स्वागत की तस्वीर जब से सामने आई है, तब से सैनिकों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बताते हुए चले, श्रीनगर की अहम तस्वीरें हैं ये जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और यही नहीं, चारधाम यात्रा पर जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें भी मिठाई खिला करके उनसे भी जो है खुशियों को साझा किया जा रहा है। उनके साथ भी हाथों में तिरंगा लिए ये तमाम सैनिक नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी और वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति देने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की आगामी बैठक से मंजूरी प्राप्त करने की भी मांग की है। आपको बताते हुए चले कि मुख्यमंत्री ने 84 कुटिया यानी कि बीटल्स आश्रम के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की भी अपील की है। और वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा और भीषण हादसा हुआ है। आपको बताते हुए चले कि उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण
की अपर सचिव सोनिका ने बताया कि दुर्घटना की सूचना डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सिविल एविएशन को दे दी गई है और डीजीसीए इस घटना की जांच करेगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट एविएशन कंपनियों की पूरी मॉनिटरिंग डीजीसीए द्वारा की जाती है और पायलट की जिम्मेदारी हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और उड़ान से संबंधित सभी मामलों की होती है। इस बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ चिकित्सकों की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। हमने इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में डीजीसीए को भी अपडेट दे दिया है और डीजीसीए भी अपनी टीम यहाँ पे, क्योंकि जो इंस्पेक्शंस होते हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो डीजीसीए की टीम यहाँ आके करती है। और जो हमारी एसओपी है, डीजीसीए अप्रूव्ड एसओपी, उसके अंदर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो क्रू होता है, जो पायलट होता है और जो ऑपरेटर होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना मेंटेनेंस, अपना जो भी डीजीसीए के नॉर्म्स हैं, वेदर नॉर्म्स हैं, एटीसी के नॉर्म्स हैं, उनकी कंप्लाइंस करा के ही फ्लाई करेंगे। हमने इस पूरे जो अब चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड के लालकुआ की ओर, जहां पर कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सीमाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। लेकिन लालकुआ जो नैनीताल जिले का प्रवेश द्वार है, यहां सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से लापरवाह और कमजोर है। शहर के चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे कई महीनों से खराब है, बिजली का कोई इंतजाम नहीं और यहां तैनात पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आते। यहां तक कि प्रमुख चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद है और निगरानी का कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही सवालों के घेरे में है, खासकर जब राज्य और केंद्र दोनों ने सुरक्षा को लेकर सख्त हिदायतें दे रखी हैं। अगर स्थिति जल्द सुधारी नहीं जाती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और वहीं केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज की वन विभाग टीम ने रुद्रपुर के ग्राम बागवाला क्षेत्र में स्थित कबाड़ के गोदाम से लाखों रुपए मूल्य की खैर की लकड़ी बरामद की है। तस्करों द्वारा कबाड़ की आड़ में लकड़ी की तस्करी की जा रही है। छापेमारी में 40 गलटे खैर की लकड़ी बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग ने बरामद लकड़ी को सीज कर दिया है और फरार तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोदाम स्वामी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही तस्करों को पकड़ा जाएगा। मेरे द्वारा ये सतपुर के पास की जगह है बागवाला, जहाँ बिमको का काम होता है, उसके पीछे एक गोदाम है। गंगवार बंधु हैं, उनके गोदाम से करीब 40 निखाय बरामद हुआ है। जब मेरे द्वारा मौके पर छापा डाला गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मालिक गृह स्वामी जो गोदाम का मालिक, उसको मौके बुलाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने गोदाम किसी आसिम और बबलू सनम मोहम्मद आलम को किराए पर दे रखा है और उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा ये वो गोदाम जो है कबाड़ के लिए किराए पर दिया गया था, पर उनके द्वारा ये इस तरह का अवैध कार्य किया रहा था। हमारे द्वारा वहाँ पर 40 लाख खैर के 5300 कट्टों से ढके हुए पाए गए। संपूर्ण प्रकाश को ले आए हैं और अभी प्रथम दृष्टया गंगवार बंधुओं को अपराधी मानते हुए और जिन्होंने गोदाम किराए पर लिया था उनको अपराधी मानते हुए अपराध पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। मेरे द्वारा ये सतपुर के पास की जगह है बागवाला, जहाँ बिमको का काम होता है, उसके पीछे एक गोदाम है। गंगवार बंधु हैं, उनके गोदाम से करीब 40 निखाय बरामद हुआ है। और बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो है वो बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं हम। पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जिलों में मूसलाधार बारिश का खतरा जारी किया गया है।
एक बार फिर से मौसम का कहर उत्तराखंड में बरप रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में बारिश का हाई अलर्ट है। यहां पर बताते हुए चले कि दून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार और यूएस नगर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। इस मौसम परिवर्तन के चलते प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की अपील की है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूरी के कैमल्स बैक रोड पर जल निगम द्वारा किए गए सीवरेज लाइन और सड़क निर्माण कार्यों की जांच अब शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश पर यह जांच स्थानीय निवासियों और पर्यटकों द्वारा की गई शिकायतों के मद्देनजर शुरू की गई है। जांच टीम, जिसमें नगर पालिका परिषद मसूरी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल है, उन्होंने नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में कैमल्स बैक रोड का निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि कई स्थानों पर सड़क में गड्ढे और धंसी हुई जगह हैं, जिनकी स्थिति जल निगम द्वारा सीवरेज लाइन के उत्खनन के कारण बिगड़ी है। जिलाधिकारी ने जल निगम से रिपोर्ट तलब की है और यदि कार्य में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में खनन को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लाठी डंडों से जमकर के मारपीट हुई। बंजारेवाला गांव में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दर्जनों लोग दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध हमला करते नजर आए। इस संघर्ष में एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित ने बुग्गावाला पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस इस मामले की जांच वीडियो के आधार पर कर रही है। सवाल ये उठता है कि खनन कारोबार से जुड़ी इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिससे इन हिंसक वारदातों को बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं रामनगर विकास खंड के ग्राम मालधन चौड़ के गोपाल नगर में स्थित शराब की दुकान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला एकता मंच और ग्रामीणों ने मिलकर इस दुकान के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को व्यापक मंडल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिलाओं ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नशे पर नियंत्रण के बजाय सरकार ने इस गांव में शराब की दुकानें खोलने का कदम उठाया है। पहले 3 मई को इस दुकान को बंद करवाने के बाद अब फिर से उसे खोल दिया गया है। महिला एकता मंच ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरने की घोषणा की है और 13 मई को फिर से चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। जब तक शराब की दुकानें बंद नहीं की जाती, तब तक वे इसी तरह से प्रदर्शन करती रहेंगी। जो शराब की दुकान वहाँ पे खोली गई है, गैर कानूनी तरीके से खोली गई है, जो कि हाथी डंगर के नाम से स्वीकृत हुई थी और ज़बरदस्ती हमारे मतलब गोपाल नगर में उसको खोला गया है। वो भी एक बीजेपी नेत्री है दीपा भारती, जिसने अपने घर पे वो दुकान खोली हुई है और हम लोग इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमें नशा नहीं, इलाज चाहिए। जो दुकान खोली गई है वो 1 अप्रैल को खोली गई थी, तो हमें 4 अप्रैल को पता चला कि मालधन में शराब की दुकान खुली, तो उसको लेकर के हमने लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू किया और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हमने ज्ञापन भी एसडीएम सर को और आबकारी विभाग को सबको ज्ञापन भी हमने दिए, विधायक को भी हमने ज्ञापन सौंपा। उसी के साथ हमने फिर एसडीएम सर से मांग भी करी कि आप 15 दिन का उन्हें टाइम दिया कि अगर आप शराब की दुकान बंद नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया तो एसडीएम सर आते हैं और वो अपनी दुकान को ताला लगा जाते हैं और ताला लगाने के बाद 3 तारीख को वहाँ पे ताला लगता है और 5 तारीख के शाम को पुनः वो दुकान दोबारा खुली जाती है। तो इसीलिए हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी, जो कि हम पूरा मालधन क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र वहाँ पे है। हम काफ़ी समय से वहाँ पे मालधन की स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमेशा आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं तो कुछ नहीं मिली है। अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन अभी भी वहाँ डंप पड़ी है।
तो वो सुविधाएं नहीं रही। सरकार ने हमें नशा दे दिया है वहाँ। और वहीं ऋषिकेश के मुनकी रेती थाना क्षेत्र के तपोवन में एक कैफे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक नितिन देव का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हत्या प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़ी हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी सवार 2 हमलावरों की तस्वीरें सामने आई है। नितिन देव नोएडा का निवासी था और तपोवन में एक फ्लैट में अकेला रहता था। रात के समय 2 बदमाशों ने नितिन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना के बाद शव को मोर्चरी भेजकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो देश इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, कहीं आतिशबाजी चल रही है तो कहीं पर देश को गौरवान्वित करने वाले बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश ने एक अलग ही इतिहास रच दिया है। चलिए इसी पर गौर करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बता दें कि 22 अप्रैल का बदला सेना ने आतंकवादियों के खून से लिया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों की जो चेतावनी थी कि जाओ और मोदी से कह देना, 7 मई को उसका हिसाब लिया गया है। 9 मिसाइलों की गर्जना ने आज पूरे पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद को अगर पनाह दोगे तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। इसलिए आज मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर, कोटली से लेकर मुरीद के सियालकोट से लेकर तिहरा कला तक सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हर ठिकाने को राख में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए आज अगर कोई मोदी से प्रूफ मांगता है तो ये गलत होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान भी कह रहा है कि उस पर हमला हुआ है और ये बताता है कि मोदी ने जो कहा था कि उनमें औरों से अधिक रिस्क लेने की क्षमता है वो बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन इस 22 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच जो तीखे सवाल प्रधानमंत्री से किए गए वह होना भी वाजिब था। लेकिन प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से कहा कि हमले का हिसाब होगा, लेकिन इस बार का हमला सबसे अलग होगा, जो उन्होंने करके दिखा दिया। यह बहावलपुर स्थित मस्जिद है। यहाँ से आतंकवादी धर्म के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को आतंकी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसे जिहाद करना सिखाते हैं। आज भारतीय सेना ने राख में तब्दील कर दिया है। इसलिए आज आतंक का सरगना कहने पर विवश हो गया कि काश मैं भी मर जाता, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री के हर एक बातों में दृढ़ संकल्प था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दूंगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर ने कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मर जाता। जैश ए मोहम्मद ने एक बयान में कहा है कि मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां, बाजी सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, जिन्हें आज ही दफनाया जाएगा। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवार को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में न तो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और न ही आम लोगों को, केवल 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इन्हें तबाह कर दिया गया। 6 से 7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के अड्डों को जड़ से मिटाने का काम किया है। यह आतंकवाद के मुंह पर करारा जवाब था। ये जवाब था 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर हमले का, जिसमें कई बहनों ने अपनों को खोया। आज पाकिस्तान भी हमले की पुष्टि कर रहा है और देश एकजुट होकर कह रहा है, थैंक यू मोदी।
ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि भारत की नई सैन्य नीति का ऐलान है, जहां आतंक को पनाह देने वालों को अब चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। ये है ऑपरेशन सिंदूर, भारत का प्रतिशोध, सेना का पराक्रम। बता दें कि 22 अप्रैल का बदला सेना ने आतंकवादियों के खून से लिया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों की जो चेतावनी थी कि जाओ और मोदी से कह देना, 7 मई को उसका हिसाब लिया गया है। ये भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत में निहित है, जिसमें कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतना भी पड़ता है, जो आज पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया गया है, ये इस दर्शन का मूल भाव उससे पहले का बताया गया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी समझा लो वो समझते ही नहीं, और यही हालात पाकिस्तान के भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अपना जवाब दे दिया है कि जो करोगे उसका फल भी मिलेगा। और इस हमले में पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी अड्डों को टारगेट कर उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। इस हमले में 90 आतंकी मारे गए हैं और इस जवाबी कार्रवाई में आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि भारत के मिसाइल हमले में उसके परिवार और दोस्तों की मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर पर 4 मिसाइलें दागी हैं। हमले में यह इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है और इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों और उसके गुट के 4 आतंकियों सहित उसके 14 करीबी लोग मारे गए हैं। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रात के 3 बजे कहा कि पाक इसका माकूल जवाब देगा। परमाणु हमले और जोरदार जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी की धमकी देता आया पाकिस्तान अब बैकफुट पर आ गया है। पाकिस्तान ने युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अपनी रक्षा करेंगे। पाकिस्तान क्षेत्र में भारत के हमले के बाद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम भी कुछ नहीं करेंगे अगर भारत और कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान के इस बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान हमला ना करे, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास हमले के लिए उचित संसाधन नहीं है, और अगर वह हिमाकत करता भी है तो भारत की तरफ से जो अगला जवाब होगा वह उसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अपनी जनता को भरोसा दिलाने के लिए वह यूएन और अन्य देशों के पास जा सकता है कि भारत ने उसके आम नागरिकों को टारगेट किया है। लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि भारत के पास हर एक प्रूफ है जिससे पाक को एक बार फिर आतंक का पनाहगार के रूप में विश्व के सामने लाया जा सकेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ये भी झूठी खबर फैला रहा है कि उसने भारत के फाइटर जेट मार गिराए हैं, तो दूसरी तरफ कहता है कि भारत ने अपने क्षेत्र में रहते हुए मिसाइल से हमला किया है। यानी पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की नजरों में बेनकाब हो गया है। हर मंच पर वह झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके मंत्री बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप बेमतलब। वहीं अमेरिका की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने कहा है कि भारत वर्षों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है और इसे पूरा अधिकार है कि वे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, लेकिन तनाव कम करने पर भी ध्यान हो। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई जायज है। इससे साफ है कि पाकिस्तान न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। भारत का यह साहसी कदम अब वैश्विक समर्थन पा रहा है। पाकिस्तान हर फ्रंट पर कमजोर होता दिखाई दे रहा है, चाहे वो सैन्य हो, राजनीतिक या फिर कूटनीतिक। दुनिया भारत के साथ खड़ी है और आतंक के खिलाफ एकजुट हो रही है। कर्मा हिट्स बैक और पाकिस्तान इसका ताजा उदाहरण बन चुका है।
22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 90 आतंकी मारे गए। मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया। अब पाकिस्तान बौखलाहट में गीदड़ भभकियां दे रहा है, लेकिन खुद ही युद्ध विराम की बात कर रहा है। उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर है। वहीं अमेरिका समेत दुनिया भारत के साथ खड़ी है। आतंक के खिलाफ आज भारत ने बता दिया कि अब अगर छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।